हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 8, हालांकि कुछ किताबों में चैप्टर नंबर 7 भी है, बट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिटेल में समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को मात्र 5 मिनट में रिवाइज करना है तो आई बटन में वीडियो लगा देता हूं। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो भी टेंशन रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डायरेक्टली वहां से ले लो। बट उससे पहले कुर्सी की पेटी को टाइट कर लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मजेदार है और बहुत सॉलिड नंबर तुम्हें दिलाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की। देखो पहले इसका मतलब समझो। सिंपल भाषा में बिजनेस मतलब जो हम कर रहे हैं, फाइनेंस मतलब पैसा, मनी और रोकड़ा। तो वो पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी एक्टिविटीज करने के लिए लगता है, वो कहलाता है बिजनेस फाइनेंस। इट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटी। मतलब वही काम, यानी कि बिजनेस के सारे कामों को करने के लिए जो पैसा लगता है वो बिजनेस फाइनेंस होता है। अब देखिए, बिजनेस में पैसा बिल्कुल वैसा जैसे हमारी बॉडी में खून, जैसे खून खत्म होते ही हम मर जाएंगे, वैसे ही बिजनेस में पैसा खत्म होते ही बिजनेस मर जाएगा। तो हम बिजनेस फाइनेंस को कहते हैं ब्लड ऑफ द बॉडी ऑफ बिजनेस। पैसा क्या है? बिजनेस के शरीर का खून है। पैसा खत्म तो बिजनेस खत्म। क्यों खत्म साहब? क्योंकि बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है फिक्स कैपिटल को लाने के लिए, मशीनरी लाने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब चलती हुई कैपिटल जो रोज चाहिए। भाई अगर रोज मैं एक पेन बेच रहा हूं तो उसको बनाना भी तो पड़ेगा। जो व्यक्ति बना रहा है उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, जिस फैक्ट्री में बन रहा है उसका रेंट भी देना पड़ेगा, जिस बिजली से बन रहा है उस बिजली का खर्चा भी देना पड़ेगा। तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल, यानी डे टू डे में जो पैसा हमारा लग रहा है उसके लिए भी पैसा चाहिए। और साथ साथ में अगर मुझे ग्रोथ लेनी है, एक्सपेंशन करना है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, तो हर चीज में मुझे पैसे की जरूरत है। तो इन शॉर्ट, विदाउट मनी धंधा नहीं चलेगा। अब बात आती है कि जनाब ये पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आने के दो बहुत बड़े सोर्स हैं। पहला है ओनर फंड, दूसरा है बोरोवर्स फंड। ओनर फंड मतलब मालिकों का पैसा। जैसे अगर मैं इकलौता बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा पैसा, तीन चार लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उनका पैसा। अगर एक पूरी जॉइंट स्टॉक कंपनी है जिसमें हजारों करोड़ों शेयर होल्डर हैं, सबके पास छोटे छोटे से शेयर हैं, तो उन सब का पैसा ओनर्स फंड कहलाता है। जबकि बोरोवर फंड का मतलब लोन लिया हुआ पैसा। अब भाई लोन के नाम पे तो हम एक ही व्यक्ति को जानते हैं कि बैंक में जाओ और पैसे ले लो। तो बिजनेस के नजरिए से लोन बहुत सारे तरीकों से आ सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? पहले तो खुद का मालिकों के पैसे लेने के, और फिर बोरोवर्स के पैसे लेने के। चलिए एक एक करके समझते हैं, सबके फायदे नुकसान देखते हैं, क्योंकि आपके पेपर में वही आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ओनर फंड, यानी कि मालिकों से अगर पैसा लेना है तो कैसे कैसे लिया जा सकता है। आप मान के चलो कि हम एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 1000-10,000 करोड़ की जरूरत है। तो उस 10,000 करोड़ को छोटे छोटे 10-10 रुपए के शेयरों में बांटा है, जो आप स्टॉक मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। उनको कहते हैं शेयर होल्डर, जिनके पास शेयर है। मान लो मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, तो मैं उन 100 शेयरों के लिए रिलायंस का क्या बन गया? शेयर होल्डर, क्योंकि मेरे पास उनके शेयर की होल्डिंग है। अब यहां पर जब मैं मालिक हूं रिलायंस का, मतलब शेयर होल्डर हूं, तो मेरे थ्रू कैसे पैसा लिया जा सकता है? सबसे पहला तरीका होता है इक्विटी शेयर देके। इक्विटी शेयर वो शेयर है जिसको आप और हम शेयर मानते हैं। मतलब जितने भी आप शेयर, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना, वो शेयर इक्विटी शेयर होता है। ये ऐसा शेयर है जिसको आप खरीद सकते हो, जिसको आप बेच सकते हो। इसके बदले में आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। ये वो डिविडेंड है जो आपको शेयर रखने पे मिलता है। जैसे मैंने रिलायंस के शेयर 1 साल तक रख रखे हैं, तो जब रिलायंस अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा तो उसको एक बहुत छोटा सा हिस्सा, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पर शेयर मुझे दे देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ये है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर
लॉन्ग टर्म फाइनेंस में मदद करते हैं, क्योंकि अगर मैंने रिलायंस में पैसा डाल दिया तो डायरेक्टली रिलायंस तो मुझे अब पैसा वापस कभी भी नहीं करने वाला है। अगर कोई और ग्राहक मुझे मिल गया तो मैंने उसको शेयर बेच दिए, पर रिलायंस को डायरेक्टली मुझे पैसा वापस कभी भी नहीं करना है। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। और दूसरी बात भैया, मैं उनसे जाके पूछने भी नहीं वाला हूं कि तुमने मेरे 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए कहां पर लगाए हैं। तो लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली नहीं है कि वो आपको पैसे का कोई हिसाब डायरेक्टली आपके पैसे का हिसाब दे। ये शेयर्स क्या है, पहले इसको समझिए। शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर शेयर की कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने बोला 10,000 करोड़ रुपए के शेयर, मतलब पूरी कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी के पास 1,000 करोड़ शेयर होंगे। आपको जितने लेने हैं उतने आप खरीद लो। तो ये क्या हो गया, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई जिसके अंदर शेयर की कैपिटल को डिवाइड किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स है ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी जब भी कंपनी को बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब लंबा मतलब मान लो कि वापस नहीं लौटाना, तो वो कहां से लेती है, तो वो शेयर होल्डर के पास जाती है, बोलेगी भैया हमें पैसे चाहिए, आप इन्वेस्ट कर दो, बदले में आपको हर साल हम डिविडेंड देते रहेंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो आप उसमें पैसा लगाओ, नहीं लगता तो छोड़ दो। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड। यानी इनको फिक्स जरूरी नहीं है कि साल के एंड में 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, या मिलेंगे ही नहीं, कोई फिक्स नहीं है। प्रॉफिट होगा कंपनी को तो आपको उसका छोटा सा हिस्सा दे देगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो सॉरी बोल के शांत हो जाएगी, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका शेयर किसी और को बेचने के अलावा। ठीक है। तो इन शेयर होल्डर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको डिविडेंड की श्योरिटी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर्स का सबसे पहला फीचर है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, वापस कभी नहीं लौटाना। ये लोग जो शेयर खरीदते हैं ना, ये प्राइमरी रिस्क बियरर है। क्या है बेटा, प्राइमरी रिस्क बियरर। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, रिस्क मतलब डूब गया, बियरर मतलब झेल लेंगे। यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्हीं का पैसा जाएगा, अगर कंपनी डूब गई तो इनके शेयर खत्म हो जाएंगे, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, तो इन्हीं को पैसा मिले। यानी कि चांदी चांदी या पीतल पीतल, मतलब या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत खराब होगा, पर जो भी होगा इन्हीं लोगों के साथ होगा। तो ये प्राइमरी रिस्क बियर है, इनके पास कंट्रोल है। जी हां, अगर आप रिलायंस के शेयर खरीदते हैं तो आपको उसका वोटिंग राइट मिलेगा, यानी कि अधिकार मिलेगा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन के जब चुनाव होंगे तो उसमें अपना वोट दे, 1 शेयर 1 वोट दे, खुश हो जाओ। ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको वोटिंग राइट मिलता है, तो हम कह सकते हैं बहुत छोटा सा हिस्सा कंट्रोल का आपके हाथ में रहता है। खैर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेजरली शेयर तो मालिकों के पास ही होते हैं, बट स्टिल आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, आई हैव द वोटिंग राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट, आपको हाई प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए, अगर कंपनी को ज्यादा पैसा आया, कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट आया, तो वो आपको भी ज्यादा बांटे। भाई सीधी बात है, उसको वो ज्यादा कमा रही है तो आपको भी ज्यादा मिल जाएगा, तो आपको अच्छा खासा ज्यादा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी है इसमें। सो इफ कंपनी परफॉर्म्स वेल, मजा ही मजा आ गया, साल के अंत में अपन भी मजे करेंगे। लोन लेने के लिए बेसिकली कंपनी को दिखाना पड़ता है, तो वो एक अच्छा तरीका है कि वो दिखाएंगे देखो हमारे पास इतने सारे शेयर होल्डरों का पैसा है, वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो लोन लेने का एक बेसिस बन जाता है। और साथ साथ में मानो कंपनी को हुए 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, कितने का हुआ, 1,000 करोड़, उन्होंने आपको 300 करोड़ बांट दिए। ठीक है, 400-500 करोड़ उन्होंने खुद रख लिए, उसके बाद भी 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रह गए जिनकी उनको कोई जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल इनकम। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल इनकम। यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कंपनी को क्या करना है जिसका उसका उनको कोई आइडिया नहीं, सेविंग भी हो गई। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो सब कुछ काटने कूटने के बाद अगर कोई रेसिडुअल इनकम बच जाती है तो वो भी आपको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब वही सारे शेयर होल्डर के बीच में बट जाएगी। तो आपका अधिकार रहता है कि ठीक है भैया, एक्स्ट्रा भी हमें मिल जाएगा। ये है कौन से, इक्विटी शेयर्स। दो प्रकार के शेयर होते हैं बेटा, एक तो अपन ने पढ़े इक्विटी जिन पे वोटिंग राइट है,
प्रॉफिट आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, और अगर आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो आप इक्विटी शेयर ना प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्या होते हैं सर प्रेफरेंस शेयर? ये भी लॉन्ग टर्म के तरह ही काम करते हैं, पैसा लेती कंपनी भूल जाती, पर इसमें दो फायदे हैं। फायदा नंबर एक, इनको फिक्स्ड अमाउंट का डिविडेंड मिलता है। भैया कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, मतलब थोड़ा हो, फिक्स हो नहीं हो, मिलेगा इनको डिविडेंड। ठीक है, सो दे गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न। उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। मजा ही मजे हो गए भाई, मेरे को तो साल के एंड में इतना मिलेगा, काम खत्म। कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, बहुत अच्छा करे, खराब करे, बहुत खराब करे, मुझे तो इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो दे हैड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न। बिल्कुल मतलब जैसे एफडी करा रखी है ऐसा आपको रिटर्न मिल जाता है। हाँ, एक चीज और है, अगर मान लो कल को कंपनी बंद होती है, घर बर्बाद होता है, तो इन लोगों का पहला राइट होता है पैसा वापस आना। मतलब इक्विटी वाले तो लाइन में लगे रहेंगे, पर ये लोग बोलेंगे भैया सबसे पहले हमारा पैसा रिटर्न करो, उसके बाद इक्विटी देखना। तो दे हैव द प्रेफरेंशियल, मतलब पहला अधिकार होता है कि अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले इनका पैसा चुकाएगी, फिर बाकी शेयर होल्डरों की तरफ मुंह देखेगी। समझ में आ गया? तो ये दो फायदे इस प्रकार के शेयर्स के अंदर हैं। पर देखो क्या है, फायदा है तो नुकसान होना स्वाभाविक है। हर सिक्के के कितने पहलू? दो, एक हेड और एक टेल। जितना हेड उतना टेल। उसी प्रकार से अगर किसी चीज का ज्यादा फायदा है कि फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, पहले आपको पैसा दिया जाएगा, तो नुकसान क्या है? सबसे पहले अगर अपन बात करें नुकसान की, तो भाई इनका वोटिंग राइट नहीं हो, ये वोट नहीं कर सकते। बस ले चुपचाप और कोने में पड़े रहो। कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, अच्छी जगह पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सही लोग हैं, गलत लोग हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास कोई अधिकार नहीं है ना तो उनको चुनने का ना कुछ बोलने का। इनको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न तो मिल जाता है, पर रिस्क भी इनका कम है। सर रिस्क कम होना तो अच्छी बात है। अरे भाई चैप्टर नंबर 1 याद कर, मोर रिस्क मोर रिटर्न, मोर पेन मोर गेन। तो इनका रिस्क कम है तो इनको रिटर्न भी कम मिलता है। मतलब पहले से फिक्स हो गया 10% मान, ठीक है, कि भाई आपकी जितनी की फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की, उसका 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। अब कंपनी को बहुत मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रॉफिट हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दूना मिल रहा है, मतलब 100 का शेयर तो 200 मिल रहे हैं, आप तो 10 पे बैठे, क्योंकि आपका तो पहले से फिक्स है। तो प्रेफरेंस शेयर में एक नुकसान ये है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है। हाँ, कुछ ऐसे हाइब्रिड भी है कि भाई कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको मिलती है। और साथ साथ में देखो इसमें शेयर का भी फायदा है और साथ साथ में पैसा फिक्स भी है। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट है, जैसा अपन ने बात करी कि अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले इनको पैसा मिलेगा, बाकी बाद में सबको मिलेगा। दो प्रकार के हो गए ओनर फंड, भाई इधर से दे दो उधर से दे दो। पर एक ऐसा पैसा होता है जो कि हमारी ताकत है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सैलरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है उनकी सेविंग। उसी प्रकार से बिजनेस भी सेव करता है। हर साल जब प्रॉफिट होता है तो कुछ छोटा सा हिस्सा वो सेविंग में डाल देता है, ताकि भविष्य में जब बुरे समय आएगा, जब ऐसा लगेगा कि कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो हम उस सेविंग का इस्तेमाल कर लेंगे। बिजनेस की टर्म में उस सेविंग को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। री मतलब वापस, टेन्ड मतलब रख ली, अर्निंग मतलब कमाई, यानी कि वापस रख ली अपनी कमाई। मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से मैंने क्या कहते हैं टैक्स वगैरह भर दिया, ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पैसा दे दिया, उसके बाद पैसा बच गया, तो मैंने कुछ पैसा संभाल के रख लिया ताकि भविष्य में फ्यूचर ग्रोथ करनी हो तब काम आ जाए, कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तब काम आ जाए, मुसीबत के समय ये पैसा काम आ सकता है। तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग यूजिंग ऑफ फर्म सेविंग। खुद की ही सेविंग का इस्तेमाल कर लो ताकि आपको हो जाए। देखो क्या होता है जब कंपनी को है ना बहुत रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लगा तो सोना, नहीं लगा तो कुछ भी नहीं, ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डरों को बोलेगी भैया पैसे चाहिए, वो बोलेंगे नहीं भैया हम तो नहीं देंगे, पब्लिक मना कर देगी हमें नहीं लगाना। भाई तेरा आइडिया, तेरा एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होगी ही नहीं, हम तो मान के चल रहे कि लॉस ही होगा, तो हम क्यों पैसा डालें अपना, मतलब आइडिया तेरा नुकसान अपना। तो यहां पर जब बहुत रिस्की प्रोजेक्ट होता है तो हम खुद ही के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, बैंक भी लोन नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं सेविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग
और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी खुद को ही फाइनेंस कर दिया, आपने खुद ही का पैसा इस्तेमाल कर लिया या फिर अपना जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को यूज कर लिया। वो कंपनी को है ना, जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करना है, उसको पता है कि अगले साल हमें 100 करोड़ की जरूरत है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को कम पैसा देगी। उनको तो फिक्स नहीं है कितना देना है, वो कम पैसा देगी, बोलेगी सब सेविंग में डाल दे भाई, अगले साल यहीं से इस्तेमाल कर लेंगे अपन पैसे को। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग डिविडेंड एंड टैक्स। टैक्स देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास जितना प्रॉफिट बच गया वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए परफेक्ट है। कम समय के लिए कंपनी सेविंग को इस्तेमाल नहीं करती, लोन ले लेती है। लंबे समय के लिए जब पैसा चाहिए तो वो यहां से यूज करती है। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, कोई वापस नहीं मांगना भाई, मेरी सेविंग है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई बोलेगा थोड़ा ना मेरे को, कंपनी का पैसा कंपनी के लिए ही लग गया, ठीक है। तो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, फ्रीडम टू यूज है। किसी से लोन लिया है क्या मैंने? नहीं लिया, मेरी कंपनी, मेरी सेविंग, मेरा प्रॉफिट, मैं जैसे चाहे आग लगाऊं या फिर महल बनाऊं, मेरी इच्छा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान गए हैं तो वह मैं जैसे इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इसका कंप्लीट फ्रीडम है। किसी से लोन लूंगा तो वो तो बोलेगा अरे भैया नहीं नहीं नहीं, तो इसमें मत लगा, पैसा डूबेगा, तेरा नहीं मेरा। पर यहां पर तो पैसा भी मेरा है, तो आपका पूरा फ्रीडम ऑफ यूज है। आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वेन एवर आप खराब कंडीशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर सब कुछ रुक गया है, सब कुछ अटक गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन आपकी मदद करेगा? ना दुनिया है, ना बैंक है, कुछ भी मदद नहीं करता उस समय। मान लो कि एक सिचुएशन है जहां पर आपको लॉस ही लॉस हो रहा है, आपके शेयर्स का प्राइस भी डाउन जा रहा है, ठीक है, आपकी मार्केट में गुडविल नाम भी खराब हो रहा है, तो ना तो बैंक आपको पैसा देगा, शेयर होल्डरों के पास जाओगे और पैसा लेने, वो पुराना जूते मारेंगे, तब क्या करोगे? उस समय जो बिजनेसमैन का सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है उसकी रिटेन अर्निंग और सेविंग। ये तो भारतीयों की संस्कृति है कि भाई हम लोग है ना रिटेन अर्निंग और सेविंग को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि पैसा बचा के चलो। हमारे पिताजी जो हमें बोलते हैं, माताजी पिताजी, पैसा बचा के चलो, सेव करके चलो, सही बोलते हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग एक अच्छा सोर्स है। तो ये तो वो तरीके हो गए जिस तरीके से हम लोग खुद के पैसे, खुद मतलब मालिकों के पैसे को थ्रू ही अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं फाइनेंस का। अब मालिकों ने पैसा देने से मना कर दिया, नहीं है उनके पास पैसा, तो दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है बोरोड फंड, यानी कि उधार लेकर। अब उधार जो है कंपनी 6 अलग अलग प्रकार से ले सकती है, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक, इंटर कॉर्पोरेट डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एक एक करके 6 तरीके समझते हैं, आप इनमें से 3-4 को तो वैसे ही जानते हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला तरीका है ट्रेड क्रेडिट, 2 शब्दों से बना है, ट्रेड क्रेडिट, व्यापार में उधार। क्या बोला? व्यापार में उधार, बस। तो व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? व्यापार में उधार। भैया मैंने कहीं से सामान मंगाया, रॉ मटेरियल, अब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पर ये जिससे मंगाया वो मेरा रोज का वो है, रोज इसी से मंगाता हूं मैं सामान, तो वो मुझे दे देगा ना भाई, ठीक है 15 दिन बाद दे दियो पैसा, महीने भर बाद दे दियो पैसा, बस। इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। क्रेडिट गिवन बाय वन ट्रेडर, एक ट्रेडर ने उधार दिया है दूसरे ट्रेडर को फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मैंने एक सामान खरीदा और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या बोला, अरे भाई मैं तेरे को दे दूंगा, तू तो रोज का ही आदमी है अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उधार में क्रेडिट। याद रखना, कस्टमर से नहीं बोला, ट्रेडर से बोला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी है ना पेन पेन बेचने की दुकान है, पेन है, मैं बेचता हूं, तो मैं होलसेल वाले से खरीद के लाता हूं, रोज का सही खरीद के लाते हैं हम 200-500 पेन। अब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कहीं फंस गए हैं, तो मैंने उसको बोल दिया 10 दिन बाद दूंगा तुझे पैसे, और क्योंकि मैं उसका रोज का कस्टमर हूं, भले मैं दुकानदार हूं पर उसके लिए तो कस्टमर हूं, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है 10 दिन बाद दे दो, तुझे तो रोज ही आना। तो ये क्या है? ये है उधार दिया गया इन ट्रेड, ठीक है। अपीयर्स इन द बुक ऑफ अकाउंट विद द नेम ऑफ क्रेडिटर्स। आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, इसमें क्रेडिटर बोलते हैं इन प्रकार के लोगों को, क्रेडिटर ही बोलते हैं उधार में जिससे सामान खरीद लिया है। द वॉल्यूम एंड पीरियड, अब कितना उधार मिलेगा, कितने समय को मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा, ये डिपेंड करेगा किसमें, भाई तेरी गुडविल कितनी है। होता है ना कि भाई एक तो ऐसा बंदा है जो बाजार में जाए, भाई 50 लाख रुपए चाहिए, बोलने से पहले आ जाए, क्योंकि पब्लिक को पता है दे देगा यार, ये कोई दिक्कत नहीं, अभी समय खराब है, आदमी बहुत अच्छा है और पैसे इसके पास खूब है। कुछ तो होते हैं जिनको मिल जाता है क्योंकि उनका नाम अच्छा है। अगर आपका नाम खराब है, पुराना इतिहास खराब है, तो आप 50 रुपए भी लेने जाओ, 50 लाख तो छोड़ दो, तो भी आपको कोई उधार नहीं देगा। तो यहां पर वॉल्यूम, पीरियड डिपेंड करता है आपकी रेपुटेशन पे, कितना सामान खरीद रहे हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, इन सारी चीजों पे
डिपेंड करता है। जनरली ये उधार है ना बहुत लंबे समय को नहीं लिया जाता, 3 से 6 महीने के बीच की इसकी रेंज होती है। इससे ऊपर के लिए कोई आपको उधार नहीं देता है व्यापार में। तो ऐसा नहीं बोलेगा वाह ठीक है सामान ले जा 5 साल बाद पैसे दे दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कुछ मेरिट वो बोले इसके फीचर्स तो आसानी से अवेलेबल है, भाई मैं जिससे एक सामान लेता हूँ उसी से उधार मांग रहा हूँ तो इजीली मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल है वह ठीक है चल जाएगा, अपन आपस में देख लेंगे, ब्याज व्याज की कोई बात आती नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, मतलब उधार लेने के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब उधार लेने के लिए जो खर्चा लगता है भाई, जाना, फाइल चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, तो वो वाला तो कोई हिसाब ही नहीं है, फोन करा काम हो गया। समझ में आ गया? तो ये है ट्रेड क्रेडिट, व्यापार में लिया गया उधार। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है इसको ध्यान से समझना। मान लो मेरी कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, मुझे पता है कि मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी है, मतलब नाम अच्छा है, ठीक है, पब्लिक का भरोसा भी है। मान लो रिलायंस है, अब रिलायंस को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसको नहीं चाहिए कि मैं ना किसी प्रकार का कोई लोन लूं, उसको नहीं चाहिए कि मैं ना नए शेयर इशू करूं, तो वो क्या करेगी, वो आएगी और पब्लिक में एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेगी कि भैया कंपनी को पैसे चाहिए, हम आपको मान लेते हैं 7% तक का इंटरेस्ट दे देंगे। कितना दे देंगे? 7% तक का इंटरेस्ट दे देंगे, अगर आप इच्छुक हैं तो हमको पैसा दे दो। सिंपल, पब्लिक इच्छुक होगी, पब्लिक पैसा दे देगी। यानी कि ये वो तरीका है जिसमें रेप्यूटेड कंपनी पैसा ले सकती है। जनरली पब्लिक से पैसा मांगने का तरीका है। इसमें आप बैंक के इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देते हो, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा है आपका, तो 3-4% तो सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिल जाता है। तो आप 5-7% का पब्लिक को लालच देते हो। अगर पब्लिक को लगता है कि आपकी कंपनी अच्छी है, गुडविल अच्छी है, कहीं भागोगे नहीं, तो पब्लिक आपको पैसा दे देती है। डिपॉजिट रेज्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, रेट जो आप ऑफर करोगे इंटरेस्ट की, वो बैंक की रेट से ज्यादा होनी चाहिए भाई, तभी तो पब्लिक बोलेगी। वरना पब्लिक बोलेगी 4% तो बैंक में मिल रहा है, मैं 7% तेरे को दूं और ऊपर से तू भग गया तो मैं क्या करूंगा? तो ज्यादा दोगे तो ही फायदा है ना। तो ज्यादा से पता चला बोले मैं तो 2% ही दे रहा हूँ भैया, अरे 2% मत दे, या दे ही नहीं रहे तेरे को पैसे, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कंपनी बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस करती है, ठीक है, कि कोई भी लोग इसको भर सकते हैं और प्रिस्क्राइब अमाउंट जमा करा सकते हैं, हम अपने डेटाबेस में उसको मेंशन कर देंगे और आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, अब ये जो तरीका है, ये आप सोच के देखो कितना बड़ा तरीका है, अच्छा तरीका है, पर फिर भी कोई कंपनी इसको ज्यादा नहीं करती। क्यों नहीं करती? सबसे बड़ा रीजन, पब्लिक का इसमें भरोसा कम होता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है। आपने पेमेंट कर दी, अब आपने एक पेमेंट कर दिया, आपके पास एक सिंपल सी एंट्री हो गई कि हाँ भाई मैंने इसको इतने पैसे देंगे। मान लो कंपनी भाग गई, किसके पास जाओगे? अब तो सरकार के पास, पुलिस के पास जाओ, भिड़ते रहो 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए। कोई आपको नहीं देखेगा, कोई मतलब ही नहीं किसी को देखेगा, क्योंकि बेसिकली आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। भाई मैंने अगर 10,000 रुपए कंपनी को दिए तो बदले मुझे कुछ तो मिले, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी एंट्री जिसको मैं बाजार में कहीं और बेच दूं और 10,000 रुपए तो मेरे आ जाए। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आप क्या करता है, प्रॉपर्टी गिरवी रखवा लेता है कि भाई तू चल नहीं भी आया तो मैं प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले लूंगा। तो यहां पर ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए अनसिक्योर्ड सोर्स है, इसलिए कंपनी भी इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि पता है कि पब्लिक नहीं देगी पैसा। ठीक है, नेक्स्ट, ये मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए काम करता है। ठीक है, ज्यादा लंबे समय के लिए आप नहीं ले सकते हो, 6 महीने से 3 साल के बीच का ही आप ये कर सकते हो, 3 साल से ऊपर आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिकल है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, पब्लिक से बोलना है आ जाएगा। ठीक है, लिमिटेड फंड है, ये लीगली है कि भैया पब्लिक डिपॉजिट जो होंगे शुड बी लेस देन 25% ऑफ कैपिटल। आपकी जो कैपिटल होगी उसके 25% से कम पैसा आप पब्लिक से ले सकते हो। ऐसा नहीं 1 लाख की कैपिटल आप पूरे 1 लाख की पब्लिक से ले रहे हो, तो भाई तुम कौन हो? ठीक है, तो आप पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्मेट में लेस देन 25% ऑफ योर कैपिटल ही ले सकते हो, उतना ही रेस कर सकते हो। तो लिमिटेड पैसा ये हो गया है, आसान तरीका है, कुछ नहीं, एक एडवर्टाइजमेंट डालना है, आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। समझ गए? सेकंड तरीका। चलिए थर्ड तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका है आपका डिबेंचर्स। वो तो क्या अनसिक्योर्ड था, ये सिक्योर्ड है। दोनों में बस एक ही फर्क है, क्या फर्क 2-3 और है, पर जो मेजर फर्क है वो ये है कि जब पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा लिया जाता है, पब्लिक को रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, पर यहां जब पब्लिक के थ्रू पैसा लिया जाता है या किसी से भी पैसा लिया जा रहा है, तो उसको बदले में डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है जिसको वो एज अ प्रूफ भी रख सकते हैं और चाहे तो कहीं और किसी को बेच भी सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ही है, बस फर्क ये है कि शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर बन जाता है
जो कंपनी का मालिक कहलाता है, मतलब मालिक का ना हक है उसके पास छोटा सा। और डिबेंचर खरीदने वाला शेयर होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर बनता है, और वो एक तरीके से लोन देने वाला व्यक्ति माना जाता है। वो मालिक नहीं होता, वो लोन देने वाला व्यक्ति होता है। तो मैंने अगर किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं तो मैंने उस कंपनी को लोन दिया है, बदले में मुझे जैसे शेयर होते हैं वैसे डिबेंचर मिले। जैसे शेयर की रेट ऊपर नीचे होती है वैसे डिबेंचर की रेट ऊपर नीचे होती है। मैं चाहूं तो डिबेंचर को किसी और को बेच भी सकता हूं, जैसे मैं शेयर बेच रहा हूं। तो क्या फर्क हो गया दोनों में कि पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर में, कि पब्लिक डिपॉजिट में कोई रिवर्सल कुछ नहीं मिल रहा है मुझे सिक्योरिटी, जबकि अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं तो मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है जिसको मैं बाजार में बेच सकता हूं। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक लीगल एंट्री है जिसको मार्केट में बेच सकता हूं एज शेयर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इट रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, यानी कि कंपनी ने माना है कि हाँ हमने आपसे इतना पैसा लिया है, विच बियर्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बदले में हम आपको हर 6 महीने में, हर साल में ब्याज देंगे। जी हाँ, जैसे उसमें है इसमें भी ब्याज दिया जाता है। यहां पर इंटरेस्ट की रेट पहले से स्पेसिफाई कर दी जाती है। एंड द कंपनी प्रॉमिस टू रीपे इट एट अ फ्यूचर डेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपने जो पैसा दिया है वो आपको 100% वापस मिलेगा ऑन मैच्योरिटी। कब? ऑन मैच्योरिटी, यानी पहले ही कंपनी बताएगी कि 3 साल, 5 साल, 6 साल में हम आपको पैसा दे देंगे। समझ में आ गया? होल्डर ऑफ डिबेंचर्स आर नोन एज डिबेंचर होल्डर। जो लोग ये डिबेंचर खरीदते हैं उनको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। और ये कंपनी के लोन देने वाले लोग होते हैं कि भाई जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। ये सबसे कॉमन तरीका है बोरोड फंड का। सर कॉमन क्यों है, मतलब इतना ज्यादा क्यों चलता है? क्योंकि कुछ नहीं, कंपनी को तो एक एंट्री देनी है कि भैया देखो आपने हमें लोन दिया, कुछ गिरवी तो रखवाना नहीं होता है। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो ये बोरोड फंड है, लोन लिया हुआ पैसा है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब भी आप डिबेंचर लेते हो तो उसमें पहले से एंट्री होती है, जैसे ऐसे लिखा होता है 9% डिबेंचर। इसका मतलब ये वो डिबेंचर है जिनके बदले में आपको सालाना 9% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। पूरा पेमेंट कंपनी को वापस करना पड़ता है, मैच्योरिटी 3 साल, 5 साल, 7, जितना भी होता है उतने समय में कंपनी पूरा पैसा वापस करेगी और आपको डिबेंचर वापस मिल जाएंगे। 3, 4, 5 साल आप ब्याज भी लो। ठीक है। कोई वोटिंग राइट नहीं भाई, आप शेयर तो खरीद रहे हो तो आप मालिक तो हो नहीं, आप तो लोन देने वाले हो, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी वोटिंग राइट यहां पर नहीं मिलता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये 3 तरीके। चौथा तरीका जिसको हम सब जानते हैं, और लोन की जब भी हमारे दिमाग में बात आती है तो यही तरीका हमारे लिए सबसे फिट है। वो तरीका है आपका कमर्शियल बैंक। वो बैंक जो हमारे आसपास हमें मिलते हैं, जैसे एसबीआई, जैसे पीएनबी, जैसे कैनरा, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे बैंक हैं जिनको आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये बैंक है, ये हर प्रकार के फर्म को लोन देते हैं, छोटा लोन, बड़ा लोन, बहुत बड़ा लोन, बहुत बड़ा लोन, हर प्रकार का लोन ये दे देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही टाइप का लोन देते हैं, तो हो गया पैसे में छोटा बड़ा, ये 3-4 तरीके के लोन देते हैं। कैश क्रेडिट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ये मान लो कि आपके पास 10 लाख है, आप बिजनेसमैन हो, जैसे मैं हूं बिजनेसमैन, मान लो मेरे खाता है, मेरे पास करंट अकाउंट है, मेरे पास 10 लाख है। अब मेरे पास कहीं से पैसे आने थे 2-5 लाख रुपए, तो मैंने किसी एक पार्टी को 11 लाख दे दिए चेक फाड़ के कि भाई तू 2 दिन बाद लगा दिया। अब वो पैसा मेरा आया ही, तो अभी मेरे खाते में है 10 लाख रुपए। खाते में कितना है? 10 लाख रुपए। और एक पार्टी है जिसके पास 11 लाख रुपए का चेक पड़ा है, वो बैंक में गई, बोली भैया 11 लाख रुपए दे दो। बैंक देगा कहां से? उसके बाद तो मेरे 10 लाख रुपए रखे, जहां से एक्स्ट्रा पैसे आने थे वो तो आए ही नहीं। तो बैंक मुझे फोन करेगा, भैया 11 लाख का चेक आया है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं बोल दूं कि नहीं नहीं अभी तो दे ही नहीं सकते तुम, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तो मेरा नाम खराब होगा, मेरी गुडविल खराब होगी, मेरे पे केस होगा कि भैया तुमने 10 लाख होते हुए 11 लाख का सामान खरीद लिया, उधार पे भी नहीं खरीदा, पेमेंट भी करती, तो ये तो फ्रॉड है। तो यहां पर बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास नहीं आया, 2 दिन बाद दे देना, 1 लाख रुपए हम अपनी तरफ से आपको दे देते हैं। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस पे पर डे इंटरेस्ट लगता है, ज्यादा खुश नहीं होने का, पर डे इंटरेस्ट लगता है, हर रोज का ब्याज चढ़ता है। ये बिजनेसमैन को दिया जाता है जिसकी गुडविल अच्छी होती है, कंपनी को, बैंक को पता है कि हाँ ये पैसा दे देगा, कहीं फंस गया होगा इसका पैसा मार्केट में। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का लोन है। टर्म लोन भी देती है। टर्म लोन मतलब छोटे समय का, बड़े समय का और बड़े समय का लोन दे देती है। लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, मैं कहीं और से लोन ले रहा हूं तो कंपनी, बैंक लिख के देगा कि भैया ये हमारे बैंक का होल्डर है, इसके पास पैसे रहते हैं, खाते में ठीक ठाक बैलेंस भी है, ट्रांजैक्शन भी अच्छा है, पेमेंट भी टाइम पे करता है, तो आप
जो भी बैंक है वो अगर इसको लोन देना चाहती है तो आप दे दो, हमारी तरफ से हरी झंडी है। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जब आप इंटरनल ट्रेड पढ़ेंगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट को और डिटेल में अपन समझ लेंगे। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक कई प्रकार के लोन आपको देते रहते हैं। फीचर्स की बात करें, फ्लेक्सिबल सोर्स है, आपको जब चाहिए तब ले लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोम मंगल को ही देंगे लोन या अक्टूबर नवंबर में देंगे, आपको जब चाहिए तब आप इससे लोन ले सकते हो। जनरली बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिए जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डिबेंचर पे चले जाती कंपनी या फिर शेयर होल्डर से ले लेती। तो कम समय के लिए ये लोग लेते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल 2 साल के लिए लिया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आप बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप कैसे उसका इस्तेमाल करोगे। जैसे आजकल तो नया तरीका निकाला बैंक ने। क्या तरीका है, ध्यान से समझना। मान लो कि मैंने बैंक को बोला कि मुझे एक मशीन खरीदनी है, 5 लाख रुपए की है, 2 लाख मेरे पास है, 3 लाख मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, तो बैंक बोलेगी ठीक है भाई, दे देंगे हम आपको 3 लाख रुपए। अब सोचो मैंने उससे 3 लाख रुपए ले लिया, मशीन ही नहीं खरीदी, क्या ही पता चलेगा उसको। ऐसा नहीं होता। तो यहां पर बैंक क्या करती है, बैंक आपको 3 लाख नहीं देती। बैंक बोलती है कि मान लो ये जयपुर का कोई ट्रेडर है जिसके पास मशीन रखी हुई है। ठीक है, ये हो आप और ये है बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगी, भाई इससे आपको मशीन खरीदनी कितनी कीमत है, बोले साहब 5 लाख रुपए। बोले ठीक है, आप कितने दे रहे हो, बोले मैं 2 लाख दे रहा हूं। बोले ठीक है, आप 2 लाख का चेक बनाओ। वो आपसे 2 लाख का चेक बनवाएगी, 3 लाख का चेक बनाएगी। कितने हो गए, 5 लाख। और ये 3 लाख का चेक आपको नहीं देगी, 3 लाख का चेक इसके नाम पे बनाएगी, आपके नाम पे नहीं बनाएगी। आपको दे देगी, बोले इसके नाम का चेक है। अब आप इसको कैश नहीं करा सकते हो, कैश इसको यही करा सकता है। ठीक है, तो बैंक भी शानी है। तो बैंक ने फिक्स कर दिया कि भाई आपने जिस चीज के लिए लोन लिया है आप उसी चीज में उसको इस्तेमाल करो, इधर उधर ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है। आपको एसेट रखवाना पड़ता है, भाई आप लोन ले रहे हो तो बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। और साथ साथ में बैंक जो है ना वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है आपके बुक्स की। मतलब आप लोन ले रहे हो, आप चुका सकते हो नहीं चुका सकते हो, आपका पिछले साल का ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, GST फाइलिंग, सब कुछ बैंक खोज जाती है। भाई पता तो करे कि ये व्यक्ति पैसा ले रहा है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख देने की क्षमता भी है। अपन सोचे भाई ये 10 लाख रुपए का लोन ले रहा है, मैं चुका दूंगा, और इनकम इसकी 5,000 रुपए महीना है, तो जिंदगी में नहीं चुका सकता भाई, ये कभी भी नहीं चुका सकता अगर पिछले 4 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो। एटलीस्ट बैंक ऐसा मानता है। ठीक है, हो सकता है कल इसकी लॉटरी लग जाए, बट बैंक तो नहीं देगा भाई लोन। ये बोले 5,000 रुपए है इसका, इतना में तो ब्याज ही नहीं निकलेगा हमारा। ठीक है, तो बैंक आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, खोदती खाती भाई क्या है इस आदमी के अंदर। अब देखो कमर्शियल बैंक जो है उनके पास और भी काम, आपसे पैसा लेना, ठीक है, इधर उधर पैसा लगाना, बहुत सारी स्कीमें निकालना। तो ये डेडिकेटेडली लोन देने के लिए नहीं बनी है बड़ी बड़ी फर्म को। तो यहां पर जो डेडिकेटेडली लोन देने के लिए बनी है वो कहलाती है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो नाम बता रहा है, फाइनेंशियल मतलब पैसा, इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका गठन ही सिर्फ पैसा देने के लिए हुआ है, ये बनी ही है कि लोन लो, और कोई काम ही नहीं है इनके पास। ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश में एस्टेब्लिश है ताकि ये मदद कर पाए फर्म को पैसे में। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनको पैसा देने में मदद कर पाए, इसलिए ही इनका गठन हुआ, और इनको बनाने की कोई वजह नहीं। अब ध्यान से समझना, ये बड़ी शानी होती है, शानदार समझदार होती है। मान लो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक की तरह ही खैर ये काम करती है, पर इनका मेन पर्पस पैसा देना होता है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी अगर कोई फर्म इससे लोन लेती है तो। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, ये देखेगी इस फर्म की क्षमता कितनी है। वो लोन ले रहा है, मान लो मेरे भाई मेरे को पैसे चाहिए, मैं लोन लेना है, बोले ठीक है साहब बुक दिखाइए। अगर इनको लगता है कि हाँ ठीक है इसको लोन दे देना चाहिए तो लोन दे देगी। अगर इनको ज्यादा इच्छा हो गई कि बोले यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, स्कोप भी बहुत अच्छा है, तो ये आपको लोन के साथ साथ शेयर भी बोल देंगे कि भाई हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। क्या लोन के पीछे पड़ो, हम पैसे देते रिटर्न ही मत करना, हमें तो बदले में शेयर दे दो। तो ये आपको बोथ ओन फंड, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड दोनों दे सकती है। ठीक है, अगर आप शेयर देने में इच्छुक हो तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और साथ साथ में आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़ी बड़ी कंपनीज में, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका सपोर्ट होता ही है।
कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो वो संभालते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, पैसे को ऐसे घुमा दो, ठीक है, और पैसा ऐसा आ जाएगा, वो तो सारी मदद ये लोग करते भी हैं साथ-साथ में। अच्छा, ये लोग है ना अंडरराइटर की तरह भी काम करते हैं। अब अंडरराइटर क्या है सर? अंडरराइटर समझना बहुत आसान है। जैसे मान लो आपने ना पहले भी पढ़ा हुआ है ये, उसमें क्या कहते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में, कि कंपनी ने मान लो 100 रुपए के शेयर्स बाजार में डाले, पब्लिक को बोला खरीदो, पब्लिक ने खरीदे। पर एक लॉ होता है, कानून होता है कि अगर 90 रुपए से कम आया, मतलब मैंने 100 रुपए के शेयर बाजार में निकाले, 90 रुपए से कम के ही पब्लिक ने खरीदे, पब्लिक की इच्छा नहीं खरीदी, तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी इंस्टेंट। आपको लगेगा सर 90 रुपए कौन नहीं खरीदेगा? 1000 करोड़ के निकाले, 900 करोड़ तक लोगों ने पैसा लगा दिया, पर उससे ज्यादा नहीं लगाया, तो भी नुकसान है, कंपनी बंद हो जाएगी। तो आपने जितने शेयर बाजार में डाले हैं, अगर उसका 90% से कम पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की 90% करना ही पड़ेगा। अगर 90 से कम होता है तो कंपनी इंस्टेंट बंद हो जाएगी, नाम खराब, सब खराब। तो कंपनी क्या करती है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एज अंडर राइटर रख लेती है। अंडर राइटर का क्या काम होता है? दूर से बैठ के देखो चुपचाप कितनी पब्लिक खरीद रही है। अगर पब्लिक ने 95 98 खरीदा, कोई बात नहीं, जाओ घर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। पर अगर पब्लिक ने मान लो 85 खरीदा, तो कंपनी बंद हो जाएगी, बंद होने की कगार हो, यार खरीदे नहीं यार। तो ये तब जागेंगे, इनको बोला जाता है देखते रहो। अगर 90% से ऊपर आ रहा है तो वेल एंड गुड है, 90% से नीचे आया तो आप मेरे शेयर खरीद लो, आप उसके अंडर राइटर बन जाओ, ठीक है। अब हम आपको शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजरियल एडवाइस देते हैं जरूरत पड़ने पर, ओनर फंड भी देते हैं, यानी कि ये आपको शेयर में भी पैसा आपका इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर आपको बाहर, करंट क्या है, करेंसी होता है, करेंसी, बाहर के देशों में धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो ये आपको डॉलर पाउंड में भी लोन दे देंगे। इनको लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट बैंक, अभी नाम याद आ रहा है, डेवलपमेंट बैंक, नाम सुने आपने कई सारे, वो भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये 5 तरीके हो गए। आखिरी तरीका जिसके थ्रू हम पैसा ले सकते हैं वो है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब, मान लो कि भाई मेरे पास एक फर्म है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, कोई एक दूसरी फर्म है XYZ लिमिटेड। हम लोग आपस में बात, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरा कस्टमर है या मैं इसका कस्टमर, कुछ नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, आई नीड मनी। हम लोग दोस्त हैं या मतलब बिजनेस फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई खासा दोस्ती नहीं है और ना ही कुछ है। अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं नहीं चाहता कि शेयर होल्डरों से पैसा लूं, पता लग जाएगा बाजार में कि मेरे को कमी है पैसे की। मैं नहीं चाहता कि उधार लूं कहीं से, बाजार में पता लग गई, बाजार में खबर बाहर फैल गई कि यार पैसे कम है इसके पास, तो वैल्यू खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस फ्रेंड को फोन लगाऊंगा, यार देख मेरे को है ना 3 महीने को पैसे चाहिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है, पैसा फंस गया है मेरा। तो ये बिजनेसमैन बोलेगा ठीक है ले ले, इसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो ये इसको वो पैसे दे देगा। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इससे सामान खरीद रहा है या इससे सामान खरीद रहा है, सामान के बदले पैसा नहीं है, सामान के बदले होता तो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। बस इसको पैसे की जरूरत थी, इसने उठा के पैसे इसको दे दिए, ये कहलाता है इंटर कॉर्पोरेट। यानी कि ये भी कॉर्पोरेट है, ये भी कॉर्पोरेट है, इन दोनों के बीच में लोन लेने का तरीका। अब फ्री में कोई नहीं देगा, 50 करोड़ रुपए फ्री में थोड़ा ना दूंगा, ठीक है, मैं बदले में इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बेसिकली 3 प्रकार के तरीकों से पैसा दिया जाता है। या तो आप जनरल है, ऐसा तो मेरी इच्छा है तो 5 दिन को भी ले लूं, 1 दिन को भी ले लूं। जनरली मान लो अगर 3 महीने के लिए आपने लिया है तो आपको 12% का ब्याज देना पड़ेगा। 6 महीने के लिए आपने लोन लिया है तो 15% का ब्याज देना पड़ेगा। कॉल डिपॉजिट होता है कि यार मेरे को पैसा दे दे, जब मेरी इच्छा करेगी या मतलब अरेंज होते ही मैं पैसा तुझे वापस लौटा दूंगा। तो इसमें फिक्स नहीं है कि भाई 3 महीना 6 महीना, हो सकता है 3 दिन बाद ही दे दूं, 10 दिन बाद ही दे दूं। तो इस कंडीशन में 10% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये ध्यान रखना, अंदर अंदर बात हो रही है, पब्लिक को नहीं पता है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो पब्लिकली आया है कि भाई इसने इसको लोन दिया है। ये आपस में 2 बिजनेसमैनों ने एक दूसरे को पैसे देके खत्म कर दिया, बैठ के अपन में साइन वाइन हो गए और इंटरनली सारा काम हो रहा है। वो तो अगर पैसा नहीं चुका पाया तो मार्केट में न्यूज आएगी, वरना मार्केट को कभी पता भी नहीं चलेगा कि एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन को पैसे की मदद कभी की थी। ये बेसिकली इसको ब्याज देना पड़ता है। परचेजिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी और गिविंग लोन, 2 तरीके होते हैं, या तो आप लोन दे रहे हो या फिर बोले यार मेरे कंपनी के शेयर खरीद ले भाई थोड़े से, अभी मेरे को पैसे की जरूरत है, तो शेयर खरीद के पैसे दे देते, ठीक है।
ये सीक्रेट है। ये क्या है? सीक्रेसी मेंटेन रहती है, पब्लिक को कभी पता नहीं होता। अनसिक्योर्ड है, ये बिल्कुल है कि भाई आपको इस पे भरोसा है तो ही देना। आपने इसको दे दिया, ये बोला कि वाह भड़ में जा, लड़ ले, केस लड़ ले, मैं तो नहीं दे रहा तेरे को वापस, तो दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है, तो हाई रेप्यूटेड कंपनी ही ये काम करती है। इंटरेस्ट रिटर्न आपको देख रहा है काफी ज्यादा हाई है, 12%, 10%, 15% काफी है। बैंक में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, पर वही बात है, फिर नाम खराब होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए तरीका बिल्कुल सही नहीं है। कम समय के लिए 2-4-6 महीने के लिए आपको चाहिए तो ले लो, और लीगल प्रॉब्लम से आप फ्री रहते हो, क्योंकि ये तो इंटरनली बात हो रखी है, तो आप किसी लीगल मैटर में नहीं फंस रहे हो जब तक सौदा सही चल रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये बालकों आपका पूरा चैप्टर हो गया है यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई दिक्कत को परेशानी है तो अपने पास एक नंबर है, अपना ही नंबर है 7690041256। इस नंबर को सेव कर लो मेरे नाम से, ठीक है? गौरव सर यूट्यूब, बेहतर रहेगा। ठीक है, और आप हाई लिख दो, मैं आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा, और मैं भी आपका नंबर सेव कर लूंगा, ताकि भविष्य में आपको 12वीं में, सीयूईटी में, सीए में, सीएस में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्या 11वीं में ही हम अभी जिंदा है, अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत और एक्स्ट्रा हो तो कमेंट में लिख देना, हो जाएगी सॉल्व। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।